अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रेसिडेंट नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री नकाटी फैसल मुइज़ खान साहब से, जो बाज़ाहिर एक बेहतरीन शख्सियत रखते हैं। आज हम इनसे कुछ तफसीलात मालूम करेंगे, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुइज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सर, हमारे चैनल उफ़क़ न्यूज़ नेटवर्क के लिए आज आपका ये पहला इंटरव्यू है। जी, तो इस हवाले से हम चाहेंगे, कुछ सवाल वही पुराने होंगे लेकिन हम चाहेंगे कि उनकी तफसीलात हमें मिल जाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो गुज़िश्ता दौर में जो मामलात या जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी, आज मौजूदा दौर में अगर उनका कंपैरिजन करें तो आप आज कहाँ खड़े हैं? किस हवाले से आप बात करें? इकॉनमी के हवाले से? इकॉनमी के हवाले से भी और नकाटी के मसाइल के हवाले से भी। इकॉनमी ऑल ओवर द कंट्री, जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो अगर आप पिछले दौर में जाएं और आज के दौर को कंपेयर करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उस वक्त भी इकॉनमी डिक्लाइन पे थी, आज भी इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। मुझे हैरत है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो आज तक समझ ही नहीं पाए कि सिचुएशन क्या है इस मुल्क की और किस तरह से हम इकॉनमी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता है कि ये मुल्क जिस तरह प्रॉब्लम्स में है, IMF से और दूसरी चीज़ों से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो एक स्टेबिलिटी जो इकॉनमी में इस कंट्री की आनी चाहिए वो इकॉनमी में अभी तक स्टेबिलिटी आई नहीं है। ठीक, रोज़ बरोज़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद होती जा रही हैं। प्रॉपर यूटिलिटीज़ जैसे बिजली, पानी, गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये चल रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई काम करता है तो वो बग़ैर यूटिलिटीज़ के नहीं कर सकता। आप पूरी दुनिया में अगर देखें कि इस वक्त जो हमारे साथ जो मुल्क हैं जो compete करते हैं मार्केट में, जिसमें सबसे बड़ी बात बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, जो ऑर्डर, आज वहाँ यूटिलिटीज़ के रेट्स देखें तो कहाँ हैं और पाकिस्तान में कहाँ हैं। एक वक्त आज से 30 साल पहले आप जाएं तो पाकिस्तान जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर था साउथ ईस्ट एशिया में। इस वक्त जितने बड़े ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में उसको हम एक्सपोर्ट करते थे। आज वो चीज़ें बराबर जो मुल्क हमारे हैं जैसे बांग्लादेश है या इंडिया है या चाइना है, उन सारे ब्रांड्स की जो भी एक्सपोर्ट है जो वो उन मुल्कों से हो रही है। इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम, क्राइसिस सिर्फ इसी वक्त से है कि हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट जो यहाँ पड़ रही है हमारे एक्सपोर्टर्स को, वो हम compete ही नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। दिस इज़ द कोर इशू वी आर फेसिंग। एक तरफ यूटिलिटीज़ हैं, दूसरी तरफ आपकी इकॉनमी की सिचुएशन इतनी अबतर है और उसके बावजूद रोज़ाना की बुनियादों पे 22 एजेंसीज़ गवर्नमेंट की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हो, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट पे धावा बोलती हैं। सुबह जब मैं अपने दफ्तर में आके बैठता हूँ तो कोई आता है जी कि मुझे EOBA वाला तंग कर रहा है, कोई मुझे बोलता है सेसी वाला तंग कर रहा है, कोई कहता है लेबर वाला तंग कर रहा है। बेसिकली मैं पिछली गवर्नमेंट की बात करूं या आज की गवर्नमेंट की बात करूं, इन दोनों गवर्नमेंट्स ने वो एटमॉस्फेयर ही नहीं क्रिएट किया जिससे हमारा बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो रिवाइव हो सके। रिवाइवल ही नहीं हो सके। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सोने की कान है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये सोने की कान है इंडस्ट्रीज़ कराची की। इस वक्त कराची की इंडस्ट्रीज से 54% एक्सपोर्ट होती है पूरे मुल्क की, जिसमें 44% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इन सारी चीज़ों के बावजूद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस वक्त वफाकी हुकूमत को कराची पे करता है 75% का रेवेन्यू और सूबाई हुकूमत को 90% का रेवेन्यू। उसके अलावा ये रेवेन्यू पे करने के अलावा जो किकबैक्स हैं, जो लोग हुकूमत में बैठते हैं, जिनके लोग यहाँ आके कार्रवाई करते हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो, सिंध गवर्नमेंट का इदारा हो या फेडरल गवर्नमेंट का इदारा हो, वो जिस तरह ब्राइब करते हैं हमारे लोगों को, जिस तरह रिश्वतें लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ एक चीज़ मेरे सामने है कि आप उनको सही एटमॉस्फेयर नहीं देना चाह रहे हो जिससे बिजनेस ग्रो, इंडस्ट्री ग्रो, आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो हो, जिससे आपके रेमिटेंसेज आए इस मुल्क के अंदर, आपका फॉरेन एक्सचेंज इस मुल्क में आए और आपका मुल्क तरक्की करे, आपका ख़जाना तरक्की करे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ ना पिछली गवर्नमेंट ने की है ना इस गवर्नमेंट ने की।
तो सर आप क्या समझते हैं, जिस तरह से मसाइल हैं, ये गढ़ बन चुका है, तो इसके सत्ते आपके लिए क्या कोई एक्शन लेने की इस टाइम ज़रूरत है? देखिए, एज ए नेशन वी हैव टू थिंक, एज अ पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक। मैंने 12 एक बात कही है कि मैं दुनिया के हर मुल्क में रहा, जहाँ आप इंडिया में देखें, जहाँ बांग्लादेश में देखें या और मुल्कों में देखें, वो एक कौम है। जब इंसान एक कौम होता है तो फिर वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें मज़हब पे हमारी बटी हुई हैं, कुछ चीज़ें कौमियत पे हमारी बटी हुई हैं। इन चीज़ों की वजह से हम एक नेशन नहीं बन पा रहे, एक पाकिस्तानी नहीं बन पा रहे। जिस दिन मैंने और आपने ये तहैया कर लिया इस पाकिस्तान के लिए, हम सब कुछ कुर्बान कर, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे वो अवाम हो, अगर दोनों ने ये बात तय कर ली कि हम एक पाकिस्तानी बनना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, ये सारे मामला हल हो जाएंगे। मैं हुकूमत भी हो या अवाम भी हो, मैं दोनों से एक बात कहूँगा कि ना हम देखें, हमें अपने इदारों को रिश्वत से पाक करना पड़ेगा, हमें अपने इदारों को जेन्युइन टैक्स पे इंडस्ट्रियलिस्ट को आना पड़ेगा, और हुकूमत ने एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के एक वन विंडो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे आप जीएसटी लेते हैं, जैसे आप टैक्सेस और लेते हैं, आप हमारे एक बिल को वन विंडो ऑपरेशन, आप बिजली का बिल ले लें, गैस का बिल ले लें, कोई भी बिल ले लें इंडस्ट्री के लिए, आपने आपके जो टैक्सेस हैं उस एक बिल में लगा के भेज दें और वन विंडो ऑपरेशन हो। क्या हो, सारी दुनिया जो है वो इस वक्त जो है वो अपना पोर्टल पे चली गई है, सही है ना। मैं यहाँ से बैठूंगा पोर्टल पे, अगर देखिए दुनिया में चालान होता है आपकी गाड़ी का, तो कोई सिपाही आपको रोड पे रोक के जो है वो चालान नहीं करता, वो पहले ये ट्राई करता है कि मैं रिश्वत ले लूँ, उसके बाद जो है मैं चालान दूँ। मसला ये है कि इस निज़ाम को सही करना पड़ेगा। ये जो 75 साल बोसीदा निज़ाम है इस मुल्क का, इसको सही करना पड़ेगा। कौन पहल करेगा? मेरे को जो हुकूमत में लोग बैठे हुए, एक सिस्टम बनाए, एक पोर्टल बनाए, हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, एक पोर्टल बनाए, और जो पोर्टल को ओबे नहीं करता है, जो चीज़ों को ओबे नहीं करता है, आप उस शख्स को भले उसकी इंडस्ट्री सील करें, कोई ऐसी फोर्स रखें, लेकिन आपको रिश्वत का उनसर जो है अपने इदारों से निकालना पड़ेगा, चीज़ों को सही करना पड़ेगा, चीज़ों को लाइन अप करना पड़ेगा, इकॉनमी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, चाहे कोई हुकूमत आए, आज जिनकी हुकूमत है या जिनकी पहले हुकूमत थी, कोई भी आए हुकूमत में, इकॉनमी पे आपको वहाँ के स्टेक होल्डर्स जो मौजूद हैं, जैसे आपको एक बात बताऊँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर हैं, उसके अलावा जो ट्रेड का काम करते हैं, इन सब के साथ मिलके आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी और बैठ के एक चीज़ बनानी पड़ेगी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी, कोई गवर्नमेंट आए उस चार्टर से नहीं हटेगी और हम भी उसके पाबंद होंगे। और चीज़ों को देखें, आप यहाँ से 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई जाती हैं, आपको सारे कानून आपके सामने आ जाते हैं, मगर आपको चीज़ें बैठ के एक दफ़ा स्टेक होल्डर्स से बात करके और शुरू करनी पड़ेंगी। कौमें उसी वक्त बनती हैं जब कौमें कुर्बानियाँ देती हैं। हमें भी कुर्बानियाँ देनी है, हुक्मरानों को भी कुर्बानियाँ देनी है। जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि जो वज़ीर बैठे हैं, जो मुशीर बैठे हैं, वो तो पाकिस्तान का सोचते ही नहीं, वो तो अपनी जेब का सोचते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें सबको मिल के लिए पाकिस्तान के लिए सोचना है। जिस दिन हमने पाकिस्तान के लिए सोच लिया, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट से हट के आप लोगों ने कोई लाया अमल इसके ऊपर बनाया हुआ है? रजिस्टर्ड लेबर में रजिस्टर्ड है, सेसी में रजिस्टर्ड है, EOBI में रजिस्टर्ड है, मुख्तलिफ 22 एजेंसियाँ टोटल, लोकल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स हैं, इन्वायरमेंट वाले हैं। मसला ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि हम लाए अमल उसी वक्त बनाएंगे जब हुक्मरान सिंसियर होंगे हमारे साथ बैठने के लिए, वो हमारे साथ बैठे, टेबल पे बात करें और हम बोलेंगे कि ये एक ड्राफ्ट है, इसके तहत आप टैक्स लें, और हम टैक्स देने को तैयार हैं, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं टैक्स देने को। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के एक चीज़ फाइनलाइज कर ली जाए। इस मुल्क में आज मेरी फैक्ट्री में सेंक्शन लोड गैस का मैंने आज से 50 साल पहले लिया था, जब मैंने 10 लाख रुपए SSGC को दिए थे। मैं ये बात कहता हूँ कि SSGC को मैंने ये पैसे दिए, आज उस वक्त के 10 लाख रुपए मेरे बाप दादा ने जो दिए थे, उस वक्त के 10 लाख रुपए आज क्या उसकी वर्थ होगी। बात ये है कि आज आप एक्सपोर्टर से LNG लेने की बात करते हैं, LNG भी आप लेते हैं $35 में,
और आपने सैंक्शन लोड जो हमारा हुआ है उसके ऊपर हमसे डिपॉजिट भी लिया हुआ है। हम फिर भी तैयार थे उस मुल्क के लिए। हमारे साथ जो लोग थे, हमारे लीडरान थे, जुबैर मोतीवाला साहब थे और लोग थे, हम ये भी कहते हैं कि ऐसे एक रेट पे फाइनलाइज कर लो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ कि जिस पे हमें भी फीजिबल हो और आपको भी फीजिबल हो। आप हैरत करोगी कि बांग्लादेश जैसे मुल्क में जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, उस मुल्क के अंदर आज आप पाक रुपीज़ में अगर बिजली की प्राइस को अगर कन्वर्ट करो तो 5 रुपये 75 पैसे पाक रुपीज़ में उनके पास बिजली है, और आपकी बिजली आज 42 और 46 रुपये पर यूनिट टच कर रही है। तो जब ये चीज़ें होंगी, ये मसाइल होंगे, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी? मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें बैठ के इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्जेम्पशन गवर्नमेंट, भले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, बड़े फेडरल गवर्नमेंट्स हो, उनको बैठ के एक लाएमल इंडस्ट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए बनाना पड़ेगा, तो ये मुल्क चल सकता है। जिस नहज पे आज हम खड़े हैं, हम मेरे ख्याल में आज से पहले ये मुल्क 75 साल में उस नहज पे नहीं खड़ा हुआ। आज भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है हुक्मरानों के लिए, और वो बैठें और इंडस्ट्री और ट्रेड और ताजरों के साथ बैठ के जो भी हैं बैठ के बात करें, और एक एजेंडे पे बात करें कि हमें हुकूमत को ये आपसे चाहिए और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हुकूमत की हेल्प आउट करना हमारा, और हम इस मसाइल को हल कर लेंगे इकॉनमी की। लेकिन रीज़न ये है कि कोई सिंसियर ही नहीं है इस कंट्री से। दिस इज़ द कोर इशू। आज हम जिस चौराहे पर खड़े हैं वहाँ पर हम आम आदमी को साइड पे रखते हैं, क्योंकि आम आदमी के मसाइल तो ये हैं नहीं। जब सनतकारों की चीखें निकल रही हैं तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हम कहाँ खड़े हैं आज? देखिए बीबी, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब इंडस्ट्री बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट, ये आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान सॉरी आप कराची की अगर बात करें तो 7 इंडस्ट्रियल जोन है कराची के, साइट कुरंगी, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, बिन कासिम, लाडली और साइट सुपर हाईवे। आप क्या समझते हो कितने लोग, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि कम से कम 4 से 4.5 लाख लेबर जो है वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्थ कराची में। इसी तरह आप अगर देखें तकरीबन 1.5 से 1.5 करोड़ लोग जो है इन 7 इंडस्ट्रियल जोन में 2 करोड़ के करीब लोग जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है इनको। जब ये इंडस्ट्री बंद होगी तो ये रोडों पे जाएंगे। ये रोडों पे जब पेट में भूख होती है, खाने को कुछ नहीं होता, औलाद को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो अनरेस्ट हो जाती है सिचुएशन। इस अनरेस्ट सिचुएशन में वो जुर्म करने पे जो आम आदमी है वो जुर्म करने पे वो हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी जुर्म करता है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जिस दिन इंडस्ट्री को और अपनी इकोनॉमिक हब को, ख़ास तौर पे मैं कराची की बात करूँगा, इट्स द बिगेस्ट इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। आज कराची डीरेल होता है तो पाकिस्तान डीरेल होता है। मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ। कराची के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, सबसे पहले जो आर्मी चीफ है हमारे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि यू हैव टू इंटरवीन विद अस। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और हुकूमत के साथ बैठ के इस मसाइल को इकोनॉमी के हल करना पड़ेगा। हाँ, वी आर द स्टेक होल्डर्स, वी नो हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, और हम करने को तैयार हैं। हम वी आर रेडी टू डू। लेकिन मसला ये है कि हमारे साथ बैठ के वो आदमी बात करे जिसके हाथ में इख्तियार हो। इस वक्त मैं जो पिछली हुकूमत को देखता हूँ या आज के हुकूमत के वजीरों को देखता हूँ, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है अपने हाथ में, इनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं। हम उस आदमी से बात करना चाहते हैं जिसके पास इख्तियार हो और हमारे साथ बैठ के वो फर्म फैसले करे पाकिस्तान के लिए जो हल हो और पाकिस्तान मसाइल से निकले। नॉर्थ कराची एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ की इंक्रोचमेंट के हवाले से और तरक्याती कामों के हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, हमारी एक कंपनी है NKIDMC, नॉर्थ कराची डेवलपमेंट कंपनी, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बनी थी, और उस कंपनी को 2 दफ़ा फंड्स मिले। यहाँ मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बहुत एक्नॉलेज करूँगा कि दोनों फंड्स उनके दौर में मिले। एक 58 करोड़ का फंड मिला और एक 25 करोड़ का। ये आप नॉर्थ कराची के अंदर आती हैं तो आप देखें, सारी सड़कें देखें, सेवरेज का सिस्टम देखें, ये सब उन्हीं पैसों से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दिस इज़ द पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्कस। सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया इंडस्ट्री पे। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा आपके काम के दरमियान। एक पैसा रिश्वत का यहाँ दिया नहीं गया, एक पैसा किसी को, यानी हमने कोई गैर कानूनी नहीं दिया। हमने बहुत कम रेट्स में जो KMC या
सिंध गवर्नमेंट टेंडर करती है, उस कम रेटों में ज़्यादा रोडें बनवाई। और आज माशाल्लाह आप इंडस्ट्रियल एरिया को देखें कि नॉर्थ कराची इज़ बेटर देन 7 अदर जोन्स, अदर इंडस्ट्रियल जोन्स। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि अगर 70% हमें गवर्नमेंट देगी तो हम इलाके की बेहतरी के लिए 30% हम इंडस्ट्रीज खुद खड़े हैं देने के लिए। वी आर रेडी टू डू। हम खुद चाहते हैं हमारा इलाका अच्छा बने और हमारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें और एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जिससे जो है वो मामलात हल हो। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये दो चीज़ें इनको मिल जाए ना, ये मुल्क इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है इस मुल्क में कि ये मुल्क बहुत आगे जाके तरक्की करेगा। और आप देखें पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, पाकिस्तान से बेहतर मुल्क नहीं है। मैं पूरी दुनिया में 20 साल बाहर रहा हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सिंगापुर, आई हैव सीन एवरीथिंग। जो चीज़ पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने अता की है, अगर हम नाशुक्रे लोग हैं, हम पाकिस्तान की वो कदर नहीं कर रहे जो कदर हमें करनी चाहिए। हम जिस दिन पाकिस्तानी बन गए और हमने सोच लिया कि मैंने अपनी जेब भरने के बजाय अपने मुल्क को तरक्की देनी है, सारे मसाइल का हल है। नकाटी लेबर वेलफेयर के लिए क्या इक़दाम कर रही है या करेगी? जी, हम इस वक्त हमने नकाटी वेलफेयर क्लिनिक, हमने सेसी से हट के या EOBI से हट के बहुत सारी चीज़ें अपनी बुनियाद पे शुरू की हैं। जिसमें सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमने नकाटी के तहत एक नकाटी वेलफेयर क्लिनिक बनाया है जिसमें 30 रुपए की पर्ची के अंदर यहाँ की लेबर और अतराफ़ की जितनी आबादी है उनका इलाज होता है। रोज़ाना की बुनियादों पे 500 पेशेंट हैं। वहाँ 5 कंसल्टेंट डॉक्टर्स, वहाँ गायनी की हेड बैठती है, उसके अलावा स्किन का हेड बैठता है यानी जो कंसल्टेंट है। उसके अलावा हम अब शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन हमारी लग गई है, लेबॉर्ट्री हमारी बन गई है, CT स्कैन मशीन हम ला रहे हैं। 30 रुपए की पर्ची में उस आदमी का इलाज भी होता है और दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं। और अब अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन जैसी चीज़ें भी हम वेलफेयर के हवाले से कर रहे हैं, जो हमारा क्लिनिक को हम इन्हांस करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला, मैं खाने की बात की, एक कैंटीन हमने शुरू किया है। वहाँ रोज़ाना के बुनियादों पे 500 से 600 लेबर खाना खाती है, दिन का भी, रात का भी और नाश्ता भी, जो सिर्फ 10 रुपये की कॉस्ट में। वो उसकी इज़्ज़त मजरू होने की वजह से हमने ये रखा है कि 10 रुपए की पर्ची एक टोकन देते हैं हम लेबर के लिए। हर फैक्ट्री से लेबर जाती है। हम अब मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो हमारे इलाके के, हम एक कैंटीन बनाने जा रहे हैं जो ये इंडस्ट्री से चले। वो नकाटी वेलफेयर क्लिनिक भी इंडस्ट्री वाले चलाते हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपने डोनेशन से चलाते हैं। और इंशाल्लाह ये जो कैंटीन्स हम बनाने जा रहे हैं लेबर के लिए, हम सेक्टर वाइज बना रहे हैं। 10 रुपये में वो गोश्त भी खाता है, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाता है, दाल भी है, सब्ज़ी भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम हर सेक्टर में वो कैंटीन्स बनाएंगे लेबर की फलाह के लिए। हम अपने हॉस्पिटल को एक्सपेंड कर रहे हैं, 50 बेड पे ले जा रहे हैं। हमें किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास खुदाराना है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट कराची के रहने वाले खुद अपनी लेबर का ख्याल कर सकते हैं। हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, उनका घर भी चलाएंगे, उनके इलाज मुआवजे के भी काम करेंगे और इंशाल्लाह उनके खाने और पीने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, आप मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को किस नज़र से देखते हैं? अगर आप इनसे मुतमईन हैं, अगर आप इनसे मुतमईन नहीं हैं तो आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी बात बताऊँ, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पिछली गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये मुल्क इस तरह मकरूज़ हो चुका है कि अब ये अपने फैसले नहीं कर पाते। बहुत क्लियर बात आप भी जानती हो, एक आम आदमी रोड पे भी चल रहा होगा, उसको भी ये पता है कि हमारी डोरें जो है अब उन लोगों के हाथ में जिनसे हमने कर्ज लिया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जब तक फैसले का इख्तियार हमारे हुक्मरानों के पास नहीं आएगा या हमारे लोगों के पास नहीं आएगा, हम इस मुल्क को जितना सही करना चाहे कर नहीं सकते। मैं आपको हकीकतन बताऊं, पिछली गवर्नमेंट भी अपने फैसले नहीं कर पाती थी। हम तो मीटिंग्स में बैठे, मैं इस्लामाबाद तक मीटिंग में पिछले मिनिस्टर्स के साथ भी बैठा। आज जो मिनिस्टर्स हैं उनके, वो कहते हैं जी उनको एक हुक्म आता है और उस हुक्म के बाद जो है वो अपना कोई फैसला ही नहीं कर सकते। वो चाहते हुए भी अपने फैसले नहीं कर सकते। पहले हमें इस दलदल से निकलना पड़ेगा कर्ज के। हम एज अ पाकिस्तानी वी हैव टू डील विद इट। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये शहरियों का भी काम है
कि हम अपना हिस्सा डालें। ये मेरा घर है, इस घर को अगर मैंने कर्ज पे बनाया है तो इसका कर्जा अदा करने जो जो लोग इस घर में रह रहे हैं उन सब का फ़र्ज़ है कि इस घर का कर्ज अदा करें। तो कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। मैं आर्मी चीफ साहब को पहले ये बोलूँ कि वो एक वाहिद इदारा है जो बहुत ही ट्रस्टेड इदारा है। हर आदमी, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बड़ा सनतकार है, वो ट्रस्ट करता है आर्मी पे और आर्मी चीफ पे। मेरा सिर्फ कहना ये है कि कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए कि इस लानत से हमें निजात मिले और उसके बाद जो है हम अपने फ़ैसले एज अ पाकिस्तानी हम खुद कर सकें। जो भी हुकूमत में हो, जो भी हो, हम अपने मिल बैठ के दोनों हुकूमत भी, शहरी भी, इंडस्ट्रीज भी मिल के अपने फ़ैसले करें। सर, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पुलिस और एजेंसियां आपसे ताउन कर रही हैं? मैं एक बात बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैंने पहले बताया कि इसीलिए क्रिएट होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब लोगों को भूख और इफलास तंग करता है तो वो क्राइम पे मजबूर होते हैं। एक तो होते हैं आदी मुजरिम, एक होते हैं जो हालात और वक्त से मुजरिम बन जाते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन, मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह मुल्क में अनारकी फैल रही है, इस तरह ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। लोग अनएम्प्लॉयड है। मसला ये है कि आज लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो इज़्ज़त, वाइट कॉलर के लिए सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए नौकरी कर रही है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जब तक आप देखें, आप अपने कोर इशू को देखें, आप इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करें। ये इंडस्ट्रीज वो हैं जो, यानी कराची की आबादी हम सेंसस से 1.5 करोड़ देखते हैं, लेकिन 3 करोड़ से कम आबादी नहीं है, सही है ना। एक इंडस्ट्री में 400-400, 500-500 लेबर काम करती है, सही है ना। उसमें मुख्तलिफ ड्राइवर्स भी होते हैं, लेबर भी होती है, ठेकेदार भी होते हैं जिनकी लेबर होती है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप इंडस्ट्रीज़ को मजबूत कर दें, लॉ एंड ऑर्डर खुद कंट्रोल हो जाएगा जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पुलिस हमारे साथ ताउन करती है, ये बात है। पुलिस का भी यही प्रॉब्लम है। पुलिस का सबसे कोर इशू है 3 करोड़ आबादी के शहर के ऊपर 40-50 हज़ार पुलिस वाले। भाई आप किस तरह कंट्रोल करोगे 3 करोड़ की आबादी 50 हज़ार के लोगों से? तो मैं फिल फौर बोलूँगा वज़ीर आला सिंध से कि आप पुलिस की भर्तियाँ शुरू करें, बेहतरीन लोगों को सेलेक्ट करें और पुलिस को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये सिस्टम जो है आपका आगे बढ़े और इस आबादी को कंट्रोल करें और चीज़ें जो है वो हल की तरफ जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए हमें मजबूत करेंगे तो उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको नौकरियां मिलेंगी तो क्राइम रेशो कम होगा। सर, मुल्क इस वक्त जिस माशी बुरहान में घिरा हुआ है, ताजी बरदरी ने मौजूदा हुकूमत को कोई इकनॉमिकली, फाइनेंशियली कोई प्लान दिया है जिससे मुल्क की मैशत में बेहतरी आए? हर बार ये बात कह रहा हूँ कि हम कोई प्लान भी देते हैं ना तो वो कर्ज़ों के अंदर इतने बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि उस प्लान को वे आउट निकालने की पिछली गवर्नमेंट भी कोशिश करती थी, आज भी गवर्नमेंट कोशिश करती है। हमने बहुत सारे प्लान उनको दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है ना अभी भी। अगर उनके हाथ में हो तो वो करें। और दूसरा मसला ये है कि आज हमने अपनी उस सतह पे जहाँ हुकूमत में लोग बैठे हैं, हमने करप्शन ख़त्म कर दी। ये करप्शन वो करप्शन है जो पिछले 60 सालों से हम पे मुसल्लत है। नीचे एक प्यून से लेके एक बड़ा अफसर, एक आला अफसर रिश्वत ले रहा है। हमें पाकिस्तान, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा। पाकिस्तानी बन के सोचेंगे, रिश्वत लेना बंद करेंगे, हलाल रोज़ी कमाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। मसला ये है कि अभी हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ, बड़ी क्लियर बात करता हूँ, ना पिछली गवर्नमेंट के हाथ में कुछ था, ना इनके हाथ में कुछ है। हम कुछ भी लिख के दे दें, पहले हमें फैसला करना है कि किस तरह कर्ज उतारें। हम एक जगह बैठें, हम समझें, इस मुल्क को हम एक सही डायरेक्शन, एक सही सिमत में लेके जाएं और उसके बाद हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि फिर हम प्लान तैयार करें इकॉनमी का अपना। और उसके बाद हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए बात यह है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपका काम मैं नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं या ताजर काम कर रहे हैं, उन लोगों को लूप में लें और उनके साथ मिलकर फ़ैसला साजी करें और इस मुल्क को चलाएं। बेहतरीन मुल्क है, चलेगा इंशाअल्लाह। सर, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जिसमें पानी, बिजली, गैस नापैत है, डॉलर बेकाबू है, इस सूरत हाल में अफवाहें मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने की हो रही हैं। इस पर ताजी बरदरी के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। आवाम को इस हवाले से क्या कहेंगे? आवाम को मैं क्या कहूँ कि जिस नहज पे हम मुल्क को ले आए हैं, जिस नहज पे मुल्क खड़ा है,
अब देखिए, आपका घर ख़राब होता है तो फिर सब मिल के ही संभालते हैं ना घर को। मैं आवाम को सिर्फ यही बात कहूँगा, और एक बात कि आज पाकिस्तान पे बुरा वक्त है, पाकिस्तान को हमने और आपने मिल के बचाना है। ये वो जगह है कि ये ज़मीन हमारे पाँव से निकल गई तो फिर हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एज़ अ पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो कारोबारी हजरात हो, वी हैव टू थिंक फॉर पाकिस्तान। और इसका कोई भी वे आउट निकले, और सिंसियरिटी से हमें जो है वे आउट निकालना पड़ेगा। सिंसियर हो के एज अ पाकिस्तानी वी हैव टू बिल्ड आवरसेल्व्स। हम जिस दिन ये सोच लेंगे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा घर है, हम इन मामलात से निकल जाएंगे। लेकिन नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी बैड, और अल्लाह करे कि ये जो नाजुक सूरत हाल है इससे मुल्क निकले। लेकिन बात यह है कि हमें कनात पसंदी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ख़ुद, हम ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। देखो, इंडिया जाओ, बांग्लादेश जाओ, वो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बात यह है कि हम खुद कनात पसंदी करेंगे, एक अमीर आदमी कनात पे जाएगा और एक गरीब का ख्याल करेगा, तभी मसाइल का हल है, वरना मसाइल का हल मुझे नज़र नहीं आता। सर, आखिर में नॉर्थ कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, जी मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को यही कहूँगा कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशूज़, और इंशाल्लाह आगे भी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री हर जगह अपने मेंबर्स के साथ खड़ी है, उनके मसाइल में खड़ी है। उनकी आवाज़ आला ऐवानों तक हम पहुंचाएंगे, उनकी बात हम हर जगह, हर मिनिस्टर लेवल, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, हर एक से हम बात करेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि हम एक साथ मिल के अपने इलाके को खूबसूरत बनाएंगे। एंड वी ओन दिस कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया इज़ द बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन ऑल टाउन एसोसिएशंस। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जिन दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे आपके फ़ीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।